हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एंड एनर्जी। नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है ये, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। ठीक है। अब कार्य और ऊर्जा, अब देखो, आप खुद देखो, हम जो अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है। कोई हर एक व्यक्ति, चाहे वो खाना खा रहा है, वो भी एक काम ही करना है। खाना खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, चल रहा है, कुछ भी कर रहा है कोई भी, तो हम क्या बोलते हैं, ये कुछ ना कुछ कर रहा हो, काम कर रहा है। ठीक है। और उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। हम कोई काम कब कर पाते हैं? जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मतलब एक से मान लो कि अपनी डेली लाइफ में काम और ऊर्जा, इन शब्दों का हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो है, भौतिक विज्ञान में, इनका एक जो है स्पेशल मीनिंग होता है। वर्क और एनर्जी का जो है भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में एक क्या बोलते हैं, अलग ही स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है। अब मैं सिलेबस देख लेती हूँ। सिलेबस इसमें दिया है। सिलेबस में जो हमें मेंशन किया गया है उसमें है वर्क एंड एनर्जी में सेकंड लास्ट टॉपिक है ये नाइन्थ क्लास का। ठीक है। तो इसमें वर्क एंड एनर्जी में जो हमें दिया है वो है वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये हमें टॉपिक में मेंशन है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा साउंड। ठीक है। साउंड हम जो है अभी हम कल कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है, अब मैं एनर्जी वर्क की बात करें तो हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है। अब देखो, हमें अगर फिजिक्स की, भौतिक की भाषा में हम बात करें तो वहाँ पे कार्य शब्द का जो है मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है, उसमें पता क्या होता है? जब भी कोई वस्तु पर लगाया गया है बल, ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु पर जो है कोई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब भी उस पर कोई फोर्स लगती है तो उस वस्तु में जो फोर्स की दिशा में जो विस्थापन होता है, विस्थापन इन द सेंस कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो उस वस्तु की जो दिशा में यानी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको जो है क्या करता है, वो डिस्प्लेसमेंट उसमें हमें ये लगता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तभी जो है काम किया जाता है। ठीक है। मेन उससे काम बात करें, जो कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। ठीक है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। तो पहला कौन सा? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ठीक है। कोई ना कोई फोर्स, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है, और एक होता है वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित, यानी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो किया गया काम जो होता है, किया गया कार्य जो होता है, वो किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला रहता है। एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या रहता है? कार्य का फॉर्मूला रहता है। ये हम कार्य में बात करते हैं। देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्क की जो एसआई यूनिट है। ठीक है। एसआई यूनिट देखो, मैंने आपको सारे चैप्टर में बताई, जो जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो जूल है इसकी। ठीक है। जूल इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है। अब वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, जब भी हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क जो है डन कैसे होता है? तो सबसे पहले वर्क की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। फिजिक्स की वर्ड भाषा में जो भी वर्क की डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है।
ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो यही बात कर रहा है कि वर्क हमारा कब होता है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में बल की दिशा में, ठीक है, वस्तु में बल की दिशा में जो विस्थापन उत्पन्न करता है तब कार्य किया जाता है। ठीक है, इसी को हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन उत्पन्न करता है, तब कार्य किया जाता है। नेचर कैसा होता है कार्य का, नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो वर्क है हमारा कार्य है वो कैसा है, वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका नेचर है। फॉर्मूला क्या रहता है वर्क का, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ इंटू एस। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल भी आ गया है, एंगल की बात कर ली इसने कि बल जो हमारा क्या बोलते हैं वर्क होता है वो तुम्हारा बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉस थीटा क्या है, ये एंगल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखो वर्क में क्या होता है, यदि मतलब मान लो अगर बल लग रहा है तो विस्थापन ना हो तो कोई का मतलब बल लगा रहे हो आप और कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो कार्य नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आप बल लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तभी उसको हम कार्य बोलते हैं। ठीक है, मान लो आप दीवार को धक्का देने पर, देखो दीवार को आप धक्का मारोगे, जो आपकी दीवार है, ठीक है, अब दीवार देखो वो फिक्स है, ठीक है, वो हिलेगी तो नहीं अपनी जगह से, आप दीवार को धक्का दोगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट में जो है कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कार्य भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी कि अगर बल लग रहा है तो विस्थापन भी होना चाहिए तभी हम उसको कार्य बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि अगर दीवार को धक्का मारोगे तो कार्य नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है, वर्क क्या है हमारा, वर्क है हमारा कार्य। ठीक है, और हमारा फोर्स क्या है, जो हमारा फोर्स लगती है बल उस पर लगता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और कॉस थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो एक केस लेते हैं, शायद मैंने इसमें लिया हुआ, वेयर फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स क्या हमारा अप्लाइड फोर्स है, लगाया गया बल है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। विस्थापन बल की दिशा में तय की गई दूरी, जो फोर्स की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मूव करते हैं। और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण ही है। ठीक है, देखो स्पेशल केस क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इफ देखो फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू क्या बोला मैंने आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मान लो इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ, जब कॉस थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 0 का मतलब होता है, कब कॉस थीटा 0 होता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करूँ 0 डिग्री, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे आप हम 1 पुट करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस इंटू 1, तो हो जाएगा हमारा वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। तभी हम बोलते हैं वर्क को, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, स्पेशल केस है इसका। ठीक है, तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेचर मैंने आपको बोल दिया है कि नेचर कैसा है इसका, वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन क्या रहती है, कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्क। ठीक है, कंडीशन भी मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु जो विस्थापित भी होनी चाहिए, ये 2 कंडीशन रहती है हमारी। अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, वस्तु पर बल लगना चाहिए, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक चेयर को यहाँ से जो है
फोर्स लगाऊंगी और उसको वहाँ से जो है धक्का दूंगी तो वो चेयर जो है यहाँ से यहाँ चलेगी। तो देखो फोर्स में उसमें फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। बट अगर मैं दीवार को धक्का मारूंगी, देखो फोर्स तो लग रही है, फोर्स तो मैं लगा रही हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दीवार नहीं कहीं हिल रही है, तो इसका मतलब हमारा वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, फोर्स मस्ट हैव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बल का घटक जो होता है विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो बल होगा, जो कंपोनेंट्स होगा, वो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगर टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले आएगा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है हमारा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में लग रही है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स भी और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक से, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा कार्य कैसा है, हमारा धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तुम्हारा कार्य कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप, एक ठेला होता है हमारा, ठीक है, एक ठेला देखा होगा आपने, तो आगे की ओर खींच रहे हो उसको, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर ही लगता है। ठीक है, पुशिंग अ बॉक्स फॉरवर्ड, डिब्बे को आगे की ओर धक्का देना, कोई भी डिब्बा आप आगे की ओर धक्का दे रहे हो, सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन नेगेटिव वर्क की बात करें तो व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, और फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट किसके, टू डिस्प्लेसमेंट के। मान लो फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो विपरीत दिशा में जब हमारा बल जो है विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा, तो तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो फ्रिक्शन ऑन ए मूविंग बॉडी, एग्जाम्पल ले लो, जब फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन ऑन अ मूविंग बॉडी। ठीक है, जब हमारी बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन, हम आगे की ओर चलते तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगता है, पीछे की ओर, हम आगे को बढ़ रहे, फ्रिक्शन जो पीछे की ओर लगता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, चलती वस्तु पर घर्षण बल। देन इसके बाद आता हमारा जीरो वर्क। ठीक है, जीरो वर्क भी आएगा इसके बाद। जीरो वर्क का मतलब क्या है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर। मान लो फोर्स कैसी, हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज जीरो। जब बल विस्थापन के लंबवत होगा, मान लो जो विस्थापन है उसके लंबवत जो है बल लग रहा है, ठीक है, तब कार्य क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। जब भी बल जो विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। जैसे मान लो जैसे सर्क्यूलर मोशन में, एग्जाम्पल आप इसमें सर्क्यूलर मोशन ले सकते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। एनर्जी की डेफिनेशन और उसके फॉर्म। ठीक है, तो एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा की भी हमने बात की थी, ऊर्जा के और कार्य मात्रक क्या है, देखो, ऊर्जा, एनर्जी एंड वर्क, इन दोनों का जो एसआई यूनिट है, दोनों का एसआई यूनिट क्या है, दोनों का ही जूल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो, ऊर्जा होती है हमारी, तो किसी भी चीज़ पर, कोई भी किसी भी चीज़ में जो हम काम करने की हमारी क्षमता होती है, किसी भी चीज़ पे जब भी हम कोई काम करते हैं, जो हमारी क्षमता होगी उसी को तो हम एनर्जी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो भी किसी, क्या बोलते हैं, किसी काम को करती है। जैसे ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होगी, उसमें जो है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। या फिर जो है हम कुछ जैसे इसमें डेफिनेशन ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी एनर्जी की, कि एनर्जी क्या है, हमारी एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, जो हमारे काम करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, जूल ही इसकी, और कार्य की भी क्या है, जूल ही रहेगी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है,
एनर्जी के फॉर्म क्या क्या है। अब देखो हम इस संसार में रहते हैं तो उसमें आप देखोगे एनर्जी जो है अनेक टाइप में आपको मिलेगी, ठीक है। अनेक टाइप, जैसे हमने बात की, जैसे एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, और हमारी जो है केमिकल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब को जो है, जो इनमें से मेन मेन है, जो मैं सिलेबस में भी दिया है, हम उसी की बात करेंगे। हमें सिलेबस में जो मेंशन किया है, स्पेशली जो दिया है, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनकी बात हम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ मैं, गतिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक ऊर्जा कौन सी होती है हमारी, जब भी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है, जो उसमें जो ऊर्जा जो विद्यमान होती है, तो उसको गतिज ऊर्जा हम बोलते हैं, ठीक है। गति के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा है, जो उसमें निहित ऊर्जा होगी, मौजूद ऊर्जा होगी, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी चाल के साथ जो है बढ़ती जाती है। जैसे उसकी स्पीड के साथ क्या होती है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे स्पीड बढ़ती है तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का इसको मैं यहाँ के लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी रहता है 1/2 mv², ठीक है। एम माने मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान, वी माने वेलोसिटी का स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग, या आप इसको वेग स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखा गया हाफ mv², ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में, हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे अ मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई कार में क्या लगती है, गतिज ऊर्जा लगती है, काइनेटिक ऊर्जा लगती है। ये भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो। देन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यानी स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और ऊपर वाले को भी लिख देती हूँ, काइनेटिक को गतिज ऊर्जा, हिंदी में नहीं दिया था ये, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, यानी स्थिति, जो भी उसकी स्थिति होगी और आकृति होगी, जो उसकी शेप के कारण, मतलब जो उसकी जो है पोजीशन और उसकी शेप के कारण जो है वस्तु में जो है संचित ऊर्जा होती है, जो उसमें जो है एनर्जी जो उसमें भरी पड़ी है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी इन द सेंस कि जो वस्तु पर किए गए काम के कारण इसमें जो ऊर्जा जो हम जिस वस्तु पे हम काम कर रहे हैं उसके कारण जो उसमें ऊर्जा संचित हो गई, स्टोर हो गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब किसी भी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा, मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित रहती है, ठीक है। अब किसी भी वस्तु द्वारा जो है उसकी स्थिति में जो परिवर्तन के कारण प्राप्त जो हमें ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी, ग्रेविटेशनल की बात हो रही पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्थितिज ऊर्जा ही होती है ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये बोलते हैं हम इसको mgs, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, जी का मतलब क्या है इसमें, ग्रेविटी त्वरण यानी ग्रेविटी एक्सलरेशन जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, और एच यानी हाइट, ऊंचाई, ठीक है। पी इक्वल टू mgh। एग्जाम्पल क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के, एग्जाम्पल अगर इसमें ले, जैसे मान लो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, देखो अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बांध में जो संग्रहित पानी होता है, जो बांध हम डैम बनाए होते हैं, हमने डैम बनाए होते हैं ना, जब हम पानी रोकते हैं बरसातों में डैम बनाए, तो उसमें जो पानी जो स्टोर रहता है उसमें क्या होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है।
देन बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। संरक्षित जो ऊर्जा होती है हमारी, जिसको हम ऊर्जा संरक्षण बोलते हैं, लॉ बोले ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है हमारा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से जो है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम ना ख़त्म कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती, यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, बदली जाती है। अब देखो ऊर्जा का जो संरक्षण नियम क्या बोलता है, यही बोलता है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ठीक है। यही हमारा ऊर्जा बोलती है। ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसको हम विनाशित कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें जो क्या होता है, पता क्या होता है, जो हमारी जो है चेंज होने से पहले जो एनर्जी होती है और चेंज होने के बाद जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो उसमें जो कुल ऊर्जा, टोटल जो ऊर्जा होती है, उसमें कुल ऊर्जा क्या होगी, टोटल ऊर्जा जो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है हमारी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। देन बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या बोलती है कि जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके इक्वल होती है, यांत्रिक ऊर्जा के इक्वल होती है। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आती, मैं पर्टिकुलर वही जो चीज़ आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाल के बना के भेज सकती हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग एनर्जी होती है इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। कंजर्वेशन फॉर्मूला क्या बोलता है कि स्टार्टिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। प्रारंभिक ऊर्जा इक्वल्स टू जो है अंतिम ऊर्जा जो हमारी रहती है, वो क्या है, हमारी कंजर्वेशन फॉर्मूला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, डबल डबल करके दे दिया, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इनमें, इसमें इन फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल आपको पता है मुक्त पतन जिसको बोलते हैं हम, जो ग्रेविटी के कारण होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जब भी स्वतंत्र गिरावट होती है, फ्री फॉल होता है, मुक्त पतन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब भी मुक्त पतन होता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती, घटती है, और हमारी जो है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो बढ़ती है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है, ये फ्री फॉल में जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर की बात करते हैं, पावर यानी शक्ति, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही हमारा है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क यही दे देते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। जो भी काम करने की दर होती है, मतलब कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर, या यहाँ पे लिखो ये कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण करने की दर को ही क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। कोई भी एजेंट अगर जो है समय में कार्य करता है, समय में कोई भी एजेंट अगर टाइम पे काम कर रहा है तो शक्ति का मान हमारा जो है पावर क्या रहेगी, पावर रहती है हमारी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अगर टाइम पे कोई भी कार्य कर रहा है, फॉर्मूला ये इसका वर्क अपॉन टाइम, शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय,
वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है हमारी पावर की, वो है वॉट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, वॉट, यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कमर्शियल एनर्जी की, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं हम ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। राइटिंग पे मत जाना जल्दी जल्दी, मैं ऐसे लिखती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो है कम टाइम में जो है ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कमर्शियल यूनिट क्या रहती है एनर्जी की, किलोवाट आवर, ठीक है। क्या रहती है, किलोवाट आवर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब पावर की यूनिट मैंने आपको क्या बोलती, पावर की यूनिट भी बताई थी, वो रहती है वॉट, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जूल अपॉन सेकंड, यानी जूल पर सेकंड भी उसकी रहती है यूनिट, जूल पर सेकंड भी उसी की है, ठीक है। अब पावर की जो है उसका जो ऐसा यूनिट मात्रक है, और उसका जो वो है क्या बोलते हैं, वो डब्ल्यू से उसको डिनोट किया जाता है, वो चीज़ आपने देख ली है, ठीक है। अब अगर उसकी बात करें हम, ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक है वो क्या रहता है हमारा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर ये किसके इक्वल वैल्यू होती है इसकी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी कई बार पूछी जा सकती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन, 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है हमारा, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, इसी की बात हो रही है। अब देखो 1 किलोवाट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और आवर। आप खुद देखो 1 किलो में कितने वॉट होंगे, 1000 वाट होंगे, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, देखो एक घंटे में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है, 60 मिनट सॉरी, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 यानी 3600 जो है सेकंड होते हैं। तो इसी को हमने कन्वर्ट किया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर दो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 कितना है, 36 लाख जूल, ठीक है। 36 लाख है ये, लाख जूल, या इस जूल में इसको कन्वर्ट करें तो ऐसे करेंगे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो। देखो कितनी 1 2 3 4 5 कितनी है, 5 जीरोज है, बट यहाँ 10⁻⁶ में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है 10⁻⁶ जूल, ठीक है, 10⁻, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल आ गया। इसका मतलब क्या है, 3.6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटू 10, ये मतलब है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, इन सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 36, और ये 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगी, 2 3 4 5 6, बट एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 3 लाख, जो क्या बनेगा, जूल बनेगा। कितना बनेगा, 3 लाख जूल, ठीक है। तो 3 लाख जूल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक जो है एक डिजिट से 3.6 जो है पीछे इसके कितनी जीरो आ जाएगी फिर 10⁻⁶, क्योंकि डेसिमल लगे एक जीरो तो गायब हो जाएगी, तो ये 5 ही बचेगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू यही है 10⁻⁶, या फिर इसको 36 लाख लिख लो, या फिर 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड, ठीक है, कोई भी गलत नहीं होगा। अब ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है इसमें जानने के लायक। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ आपको, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। मेन हम क्या करते हैं, जो वर्क होता है, काम जो है किस पे डिपेंड करता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्क किस पे डिपेंड करता है। तो वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स, किस पे, फोर्स पे डिपेंड करता है। देखो हमने वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एंगल पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में जो के ऊपर डिपेंड करता है, और एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कार्य जो है बल, विस्थापन और कोण पर निर्भर करता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इतना याद रखना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस पे, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेग पर निर्भर करती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई पर निर्भर करती है।
देन लास्ट पॉइंट ये है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, संरक्षित रहती है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये चीज़ याद रखनी इसमें, ठीक है। एनर्जी जो है हमेशा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। इतना सा टॉपिक था हमारा, छोटा सा था। देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने जाना, और पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हमारी जो है वो करती है हमारी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वर्क जो डिपेंड करता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की भी और किसकी, वर्क एंड एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट क्या है हमारी, वो है जूल, जूल, ठीक है। तो क्या रहेगी, जूल इसकी आएगी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज द क्वांटिटी, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क एक राशि है, सदिश, अदिश, टेंसर या फिर कोई नहीं। तो वर्क हमारी जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सी है, अदिश राशि है, ठीक है। थर्ड है, वर्क इज डन व्हेन फोर्स कॉजेज, कार्य तब होता है जब बल डैश उत्पन्न करे, स्पीड उत्पन्न करे, एक्सेलरेशन उत्पन्न करे, डिस्प्लेसमेंट या फिर मास। देखो मैंने आपको बोला वर्क तब होता है जब बल तो लगता है, बल तो लग रहा है, बट बल लगने के साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र क्या था, एफ इक्वल्स टू फोर्स इंटू, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू एंगल, यानी कॉस थीटा, ठीक है। एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। देखो इसको डी की जगह आप एस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर वर्क डन, जब भी बल और विस्थापन लंबवत हो तो कार्य कैसा होगा। जब भी मैंने आपको बोला, जब भी वो परपेंडिकुलर होता है तो कार्य कैसा होता है, वो होता है शून्य, ठीक है, जीरो, ठीक है। और पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव कब हमारा कार्य होता है, वो भी हमने अभी बात की थी कि जब एक तो हमने बोला था काम को, हमने क्या क्या बोला था, एक तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एक तो कार्य हमारा पॉजिटिव रहता है, एक जीरो रहता है और एक नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव कब होता है, जब जो है बल और जब जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, तो तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, एक इधर एक अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारा नेगेटिव होता है। और जब जो है बल और विस्थापन लंबवत यानी परपेंडिकुलर होते हैं तो काम कैसा होता है, तब हमारा कार्य जो है जीरो रहता है, शून्य रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है जो नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बता दिया नेगेटिव का, देखो पुलिंग अ कार्ट, लिफ्टिंग अ लोड, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन ऑन मूविंग बॉडी या फॉलिंग स्टोन। देखो फ्रिक्शन ऑन मूविंग बॉडी किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव का है। जब फ्रिक्शन लगता है, जब आपकी बॉडी मूव करते हो, फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू, ऊर्जा डैश की एक क्षमता है। तो ऊर्जा एक क्षमता है किसकी, जब कार्य होता है, डू वर्क, तो ऊर्जा उसी की क्या है, क्षमता उसको बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज वॉट, जूल, न्यूटन या फिर एम्पेयर। तो क्या रहेगी, जूल रहेगी, एनर्जी की भी और वर्क की भी जूल ही रहती है। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और हाइट किस, जो जो हमारा क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, वो था हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, एम यानी हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड, स्थिति के कारण, जब भी पोजीशन के कारण जो है ऊर्जा होती है तो उसको कौन सी ऊर्जा हम बोलते हैं। देखो पोजीशन के कारण जब भी जो कोई ऊर्जा कुछ भी ऊर्जा हो रही, स्थिति के कारण ऊर्जा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किस पे निर्भर करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्व पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही तो वो भी हाइट पर ही डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, हाइट पर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या बोला था मैंने आपको, mgh, मास, ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होता है, और एच यानी हाइट। ठीक है, तो इसका आएगा P इक्वल टू mgh, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो क्या कहलाता है, एनर्जी कैन क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज कांस्टेंट, या फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखो ऊर्जा का मैंने जब आपको जो है नेचर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन फ्री फॉल, जब फ्री फॉल यानी मुक्त पतन होता है, मुक्त पतन में जो है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है, जो स्वतंत्र गिरावट के कारण जो चेंज आता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पावर इज डिफाइंड, शक्ति की परिभाषा क्या है, तो शक्ति की परिभाषा क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की एसआई यूनिट क्या रहेगी, वो रहती है वॉट, ऑप्शन बी, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम। नेक्स्ट है 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट बराबर होता है, तो 1 वॉट किसके इक्वल रहता है, तो 1 वॉट होता है हमारा 1 जूल पर सेकेंड के। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी है, तो व्यावसायिक ऊर्जा भी मैंने आपको बता दी है, तो जूल वॉट किलो वॉट आवर, तो व्यावसायिक ऊर्जा कौन सी थी, किलो वॉट आवर। ठीक है, जिसकी मैंने आपको वैल्यू भी बता दी, किसकी इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 21 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है, 360 जूल। देखो 360 जूल नहीं होता, 3600 जूल भी नहीं होता। ठीक है, या फिर जो है आपका देखो 1 किलो वॉट जो होता है, 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है, वो 1000 वॉट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर 1 किलो जो वॉट जो है 1000 वॉट के इक्वल है और साथ में आवर दिया है, तो आवर में जो है आपको अगर इसको वॉट में कन्वर्ट करें तो 36 में कन्वर्ट होगा, तो 1 किलो वॉट होता है हमारा 1000 इंटू 3600 सेकेंड, तो इसको कितना आ जाएगा टोटल 3600 और 3 ये 1 2 3 36 लाख जो है क्या आ जाएंगे, जूल आ जाएंगे। ठीक है, या 36 लाख जूल आ सकते हैं, या फिर जो है 3.6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा जूल में। ठीक है, जब जूल में कन्वर्ट करें तो 3600 जूल नहीं हो सकता, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये हो सकता है। ठीक है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 का क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगर आप स्प्रिंग को खींच पा रहे हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्प्रिंग में एनर्जी रहती है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, फिर मैक्सिमम होता है, तो वो रहता है हमारा नेगेटिव। जब भी घर्षण द्वारा कोई कार्य होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन वर्क डन, जब बल और विस्थापन दोनों जो है एक ही दिशा में हो तब किया गया कार्य कैसे होता है, जीरो होता है,
शून्य होगा। देखो शून्य कब होगा, शून्य होता हमारा जब भी जो है डिस्प्लेसमेंट और वो क्या बोलते हैं फोर्स जो है एक परपेंडिकुलर उसमें लगते हैं, तो जीरो तो उसमें होता है। नेगेटिव कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव जो है वर्क होता है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 24 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, चलती हुई वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कहलाती है। जब भी कोई चलती हुई वस्तु है तो उसमें जो चलती हुई वस्तु में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चलती हुई कार में कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो चलती वस्तु में जो काइनेटिक एनर्जी जो है होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। देखो वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है बिकॉज, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान क्यों होती है, तो वो समान किसके कारण होती है कि बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। देखो इसमें बोल रहा है कि क्या दोनों जो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण जो है उनकी इकाई जो है समान रहती है, या फिर बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, या फिर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर एनर्जी स्टोर्ड वर्क, एनर्जी जो है ऊर्जा जो है संग्रहित कार्य है, या फिर बोथ डिपेंड्स ऑन फोर्स, दोनों केवल और केवल बल पर निर्भर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क, इसीलिए उनकी दोनों की जो है क्या रहती है, ऐसा यूनिट जो है सेम रहती है। तो एनर्जी स्टोर्ड वर्क ऊर्जा संग्रहित कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन हाइट, कौन सी राशि जो ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो ऊंचाई पर निर्भर करती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पावर टेल्स, शक्ति हमें क्या बताती है, जो पावर्स है वो हमें क्या बताती है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन, कि कितना कार्य किया गया, या फिर हाउ फास्ट वर्क इज डन, या कार्य कितनी तेजी से किया गया है, फोर्स अप्लाइड लगाया गया बन, या फिर डिस्टेंस मूव। तो कार्य पावर हमें क्या बताता है, पावर हमें बताता है कि हाउ फास्ट वर्क इज डन, कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, वो हमें पावर बताती है, ठीक है, कि कितनी पावर है, कितने फास्ट जो काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व्ड व्हेन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जब, कब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो संरक्षित रहती है कब, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, घर्षण उपस्थित हो, या एक्सटर्नल फोर्स है जब बाहरी बल कार्य करे, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर एब्सेंट, गैर संरक्षी बल अनुपस्थित हो, या वेलोसिटी जीरो हो। तो यांत्रिक ऊर्जा जो हम संरक्षित तब मारे थी जब नॉन कंजर्वेटेड जो है फोर्सेज आर एब्सेंट, जो उसमें जो है गैर संरक्षी बल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है हमारा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ऊर्जा रूपांतरण का अर्थ है लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी। तो देखो आप भी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, देखो एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएट की जा सकती है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी ही इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर भी होता है फिनिश। अब लास्ट चैप्टर हमारा 9th क्लास के एनसीईआरटी का बचता है, वो है साउंड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और उन तक जो है साइंस की सारी क्लासेस उनको भी मिले। मैं चाहती हूँ हर एक एस्पिरेंट जो है साइंस की कंप्लीट क्लासेस जो यहाँ से देख सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।